नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज के खास अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। स्वागत है पुनः आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज के अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे यूक्रेन पर आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद अब महायुद्ध की आहट और तेज होने लगी है। युद्ध में पहली बार यूक्रेन पर रूस का आईसीबीएम प्रहार कितना कारगर साबित होगा, इसके बाद हम बात करेंगे 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी को कब तक बचाया जाएगा, कब तक वो बचेगा। तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण रोकने के लिए हाथ पैर मार रहा है और तहव्वुर राणा के पास ये आखिरी मौका है। क्या तहव्वुर राणा को अमेरिकी कोर्ट से राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद हम बात करेंगे गोवा तट से 70 समुद्री मील दूर उत्तर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी के साथ हुए हादसे के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध का। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका और ब्रिटेन से मिली मिसाइलों का यूक्रेन ने इस्तेमाल किया तो पुतिन ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के डीप्रो शहर पर रूस ने एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इससे पहले पुतिन ने बताया था कि रूस ने यूक्रेन पर हमले में मध्यवर्ती रेंज की नई मिसाइल का परीक्षण किया है। दरअसल यूक्रेन को अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, आज्ञा दे दी है कि भाई चला दो रूस पर। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कड़ा एक्शन लेने का मूड बना लिया है। इसी बीच ये जानकारी सामने आई है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा था वो अब कर रहे हैं। यूक्रेन के एक शहर पर रूस ने हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा कीव को रूसी क्षेत्र पर उन्नत पश्चिमी हथियारों से हमला करने की अनुमति देने के जवाब में किया गया है। इस तरह 33 महीने से चल रहा युद्ध अब और बढ़ गया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उनके देश ने यूक्रेन पर हमले में मध्यवर्ती रेंज की एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है। उन्होंने चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि यूक्रेन को जिन देशों ने अपनी मिसाइल रूस के खिलाफ दागने की अनुमति दी है, उनके विरुद्ध मॉस्को अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। पुतिन ने अपने एक संबोधन में कहा कि गुरुवार को यूक्रेन पर किया गया रूसी हमला इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी क्षेत्र पर किए गए यूक्रेन के हमलों के जवाब में किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि रूस अन्य देशों पर हमले से पहले नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अग्रिम चेतावनी जारी करेगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होंगी। तो रूस की ये धमकी और आईसीबीएम जब लॉन्च कर दी जाती है और सुबह सुबह सोचिए जब मिसाइलें दागी जाती हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जो दिखाने का प्रयास करेंगे कि भाई 4 दिन में रूस यूक्रेन जंग में क्या क्या हुआ, युद्ध में क्या क्या हुआ। 18 नवंबर बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। वर्ल्ड वॉर में ये क्या हो रहा है, देखिए वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है एक तरीके से। आप ये जानिए कि नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों को कहा है भाई सेफ हो जाओ, बच जाओ। ये भारत का नारा नहीं है वहां पर, अब सेफ वहां पर होना पड़ेगा इन लोगों को। अब 19 नवंबर को यूक्रेन ने रूस पर अटैकम्स दागी हैं। ये खतरनाक मिसाइल उनके ऊपर दाग दी गई है। और अब आगे क्या, आगे जानिए। पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। नियम में बदलाव मतलब विश्व में तनाव, ये हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पुतिन ने न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस दे दी हैं, जारी कर दिया है। यही तो डर हो रहा है पश्चिम को। यूक्रेन ने ब्रिटिश शैडो क्रूज मिसाइलों से हमला किया 20 तारीख को। बाज नहीं आ रहा है यूक्रेन अपनी
मौत खुद लिख रहा है यहां पर। 20 नवंबर को अमेरिका ने यूक्रेन को लैंड माइंस देने की मंजूरी दे दी। तो अमेरिका ने भी एक तरीके से मूड बना रखा है, लेकिन ये कौन सा अमेरिका है, ये कौन सा अमेरिकी नेतृत्व है जो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? ऐसा कौन सा देश है और ऐसे देश के कौन से लीडर हैं जो उसके साथ हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए, रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल टेस्टिंग की है। देखिए, मिसाइल टेस्टिंग के रूप में उसको इसलिए बता रहे हैं कि भाई रूस ने अपना आर्सेनल जो है खोला भी नहीं था। चलिए, कर्नल शिवदान सिंह जी और श्रीवास्तव जी हमारे साथ जो हैं, दोनों इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र पर। कर्नल शिवदान जी, मैं चाहूंगा सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछूं, क्योंकि भाई युद्ध क्षेत्र का मामला है। शिवदान जी, क्या आपको लगता है ये न्यूक्लियर वॉर की ओर बढ़ता जा रहा है? और अब 2 साल हो गए, कल भी जब इसी पर चर्चा की गई थी तब यही कहा जा रहा था कि युद्ध जब बहुत लंबा चलता है तो उसके खतरनाक होने की ओर आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि अब हथियारों की भी तो एक लिमिटेशंस होती हैं, लोगों की लिमिटेशंस होती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले शिवदान जी, फिर संजीव श्रीवास्तव जी, आप भी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। सभी से प्रश्न होंगे, लेकिन शिवदान जी सबसे पहले आपसे। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से एक दूसरा देश युद्ध लड़ने वाले देश की मदद करता है, उसके साथ युद्ध लड़ता है, उसी प्रकार से इंग्लैंड और अमेरिका ने जो मिसाइलें दी हैं और उनकी परमिशन दे दी है यूक्रेन को रूस के विरुद्ध यूज करने के लिए, एक प्रकार से परोक्ष रूप से अमेरिका और इंग्लैंड दोनों इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इसलिए रूस ने कहा है कि जिन देशों ने ये यूक्रेन को मिसाइलें दी हैं और उनको हथियार दिया है रूस पर हमला करने के लिए, रूस उनके ऊपर भी अपनी मिसाइलें दाग सकता है। आपको जानना होगा कि जो मिसाइल दागी है रूस ने, इसका नाम आर्सेनिक मिसाइल है। इसकी गति ध्वनि से 10 गुना ज्यादा है जी। इसलिए रूस ने खुद बोला है कि अमेरिका के जो सिस्टम है इस तरह की मिसाइलों को पकड़ने वाले, वो उस मिसाइल का कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पे एक प्रकार से रूस ने ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर दिया इस युद्ध में। और रूस ने जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वॉरफेयर के रूल्स को में तब्दीली की है, ये साफ इंडिकेट करता है कि रूस हो सकता है लिमिटेड लेवल का न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन में इस्तेमाल कर दे। और इस प्रकार से रूस ने बोला है कि अमेरिका और इंग्लैंड दोनों पर वो मिसाइल दाग सकता है। इस पर एक प्रकार से ये एक विश्व युद्ध को की चेतावनी है। और इसी प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध में जो परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, आपको याद होगा, हिरोशिमा नागासाकी बम डालने से पहले जापान ने अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर बम्बार्डमेंट किया था, जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने ये बॉम्ब डाले थे। इसी प्रकार से रूस पर जो मिसाइल अटैक हुआ है, इसके रिस्पॉन्स में हो सकता है रूस भी ऐसे कदम उठा ले। तो आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं शिवदान जी कि भाई ये अटैक न्यूक्लियर हो सकता है, लेकिन कितना खतरनाक ये है? संजीव श्रीवास्तव जी, डिप्लोमेसी क्या कहीं पर मर गई है? ये आप समझिए, डिप्लोमेसी क्या डेड हो गई है जब रूस यूक्रेन की बात कही जाती है? क्योंकि यहां पर एक्शन क्या लेना है और एक्शन क्या लिया जा रहा है। क्योंकि मैं तो मानता हूं यूक्रेन को एक तरीके से मूर्ख बना दिया गया, नेटो की सदस्यता से लेकर युद्ध में धकेलने तक, और वहां के लोगों की जो लाशें हैं उसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है अमेरिका जैसे उन देशों को लेनी चाहिए जिन्होंने युद्ध में उनको धकेला है। अब अगर वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है, पुतिन की मजबूरी अगर होती है, तो असली जिम्मेदार कौन होगा संजीव श्रीवास्तव जी इसका? देखिए शिवम जी, ना तो डिप्लोमेसी डेड हुई है, ना तो डेटरेंस डेड हुआ है। और 1945 जिसकी की चर्चा अभी शिवदान सिंह जी ने की, और 2024 में अंतर ये है कि 1945 में सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी महाशक्तियों के पास ये वेपन्स मौजूद है। और इन वेपन्स के डिलीवरी के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मल्टीपल स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है। जल, थब, नभ और सबमरीन्स के माध्यम से ये हमले अनेकों बार किए जा सकते हैं। तो ऐसे में रशिया ने यदि कोई ऐसा दुस्साहस किया कि उसने ये इवेंट किया, यदि वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी अगर उसने इस्तेमाल किया, तो जाहिर है कि रशिया सर्वनाश को दावत देगा। और ये जो पूरी स्थिति है पूरे विश्व में
न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में बदल जाएगी। और फिर ये जो न्यूक्लियर वॉर के बारे में हम जानते हैं कि ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कि हम मैड कहते हैं, मैड की सिचुएशन उसको वो जन्म देगा, सर्वनाश। पर श्रीवास्तव जी, कौन मैड है इसमें? असली मैड कौन है? अगर आप टेक्निकली तो चलिए म्यूचुअली एग्री डिस्ट्रक्शन तो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डिप्लोमेसी मरी नहीं है, डिटरेंस मरा नहीं है, डेड नहीं हुआ है, लेकिन ये तो न्यूक्लियर जाना ही नहीं चाहिए जितना लंबा ये युद्ध हो चुका है। कौन यूक्रेन को बार बार उकसा रहा है आत्महत्या की ओर, और पुतिन को भी कहां से ऐसा पुश मिल रहा है? क्या ये, अगर मैं देखा जाए, मैं समझने का अगर प्रयास करूं तो चीन उसके पीछे है, या फिर इसके पीछे अमेरिका और नेटो के वो देश हैं कि भाई चलो रूस बर्बाद हो जाएगा? रूस तो बर्बाद हुआ नहीं है, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो फाइनली अगर न्यूक्लियर बटन दबता है तो किसकी गलती मानी जाए? ये जो दाग रहेगा, ये ब्लैक जो हिस्ट्री का चैप्टर अगर बन जाएगा, तो जिम्मेदारी किसकी तय आप मानते हैं संजीव जी? देखिए शिवम जी, मैड कोई नहीं है, और वही मैं कह रहा था कि चूंकि मैड कोई है नहीं, हाँ। इसी वजह से न्यूक्लियर वॉर नहीं होने जा रही। अच्छा। और न्यूक्लियर वॉर अगर होती है, हाँ। तो जाहिर है कि उसके बाद इतिहास लिखने वाला भी कोई नहीं बचेगा, ये बात भी हम जानते हैं। ठीक। और ये पूरी मानवता के विनाश का कारण बनेगा। तो ऐसे में ये चलिए, आप कह रहे हैं शायद नहीं होगा। मैं शिवदान जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई नहीं होगा? क्योंकि न्यूक्लियर बटन के प्रोटोकॉल्स तो एक आर्मी वाले व्यक्ति को ज्यादा पता होंगे, मतलब डिफेंस वालों को ज्यादा पता होंगे, कई स्टेप्स में गुजरता है। संजीव जी आप भी जानते हैं बिल्कुल इस तरीके को, लेकिन आपको लगता है कि कहीं एक पॉइंट पर आकर ये रुक जाएगा, कहीं पर जाके इसको रोकना पड़ेगा? क्योंकि ट्रंप भी तो आ गए हैं। श्रीवास्तव जी आपसे भी मेरा ये सवाल रहेगा, लेकिन पहले शिवदान जी से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बटन दबाना, वो दबना ही नहीं चाहिए ना? देखिए, अमेरिका ने जब बटन दबाया था तो उस वक्त कोई प्री प्लान नहीं था। जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था तो उसने ये बटन दबा दिया था। अभी रूस इस कंडीशन में आ गया है कि अकेला इस युद्ध में जवाब दे रहा है, जबकि पूरे नेटो देश यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं। यदि इस प्रकार के हरकतें ये सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, करते रहे, तो हो जी आप पर फायर हो जाए और यूक्रेन का महाविनाश हो जाए। बिल्कुल। और इस सब के लिए मैं केवल जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनको जिम्मेदार समझता हूं। बिल्कुल, उनको पूरा पता है शुरू से ही कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि अब रूस नहीं चाहता कि नेटो देशों की सेनाएं। ये आपने सही बोला। आपने वो एक एक्टर, नेटो का, ठीक है, आपने एक्टर टर्न्ड लीडर, सुप्रीम लीडर ही कह लूं मैं वहां के, उस पर न्यूक्लियर होने जा रहा है, इसको लेकर चर्चा जो चल रही है। शिवदान जी हमारे साथ थे। कर्नल शिवदान जी, आप अपनी बात को पूरा करें, फिर इसके बाद हम अगले मुद्दे पर भी जाएंगे। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा है कि इस युद्ध में परोक्ष रूप से जो देश दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक, जिन्होंने यूक्रेन को नेटो देश का मेंबर तक नहीं बनाया, इतने दिन से 33 महीने से युद्ध चल रहा है, केवल इस कारण चल रहा है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है। तो ना तो वो नेटो का मेंबर बना अभी तक। यदि नेटो का मेंबर बन जाता तो हो सकता है कि नेटो देशों की सेनाएं रूस के सीमा पर आके युद्ध करती, मगर जानबूझ करके उन्होंने अब तक यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी है। मगर इसके बावजूद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं। वो छोटा देश है, उनको पूरा पता है कि रूस के सामने वो स्टैंड नहीं कर सकते, मगर फिर भी वो अपने देश को बर्बाद करवा रहे हैं। बिल्कुल। और इस पूरे यूक्रेन की बर्बादी का मुख्य कारण केवल जेलेंस्की है। बिल्कुल, जेलेंस्की यहां पर है। चलिए ठीक है शिवदान जी, बिल्कुल मैं इस बात को समझता हूं। अब अगले मुद्दे की ओर रुख करते हैं। आप दोनों बने रहिए, आप दोनों से एक एक प्रतिक्रिया लेने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि दो मुख्य मुद्दे भी हमारे पास हैं। मुंबई में तहव्वुर राणा की बात करेंगे। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इसी साल 15 अगस्त को अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत तहव्वुर को भारत भेजे जाने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ ही राणा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने पिछले साल फेडरल कोर्ट नाइट सर्किट में एक याचिका दायर की थी। उसने
गुहार लगाई थी कि सुनवाई तक उसे भारत को ना सौंपा जाए, जिसे खारिज कर दिया गया था। मई 2023 में भी एक अमेरिकी अदालत ने राणा की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट भी तहव्वुर की अपील को खारिज कर देता है तो वे आगे और अपील नहीं कर पाएगा। इसके बाद तहव्वुर को भारत लाया जा सकेगा। तहव्वुर पर मुंबई हमले की फंडिंग का आरोप है। भारत को सौंपे जाने से बचने के लिए पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में हीबिस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कस्टडी में लाया जा सके। इसके बाद लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन आरोपों को आधार बनाकर भारत ने तहव्वुर के प्रत्यर्पण की मांग की है, उन्हें देखते हुए उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दी जा सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। समुद्र में भारतीय नौसेना के साथ एक हादसा हुआ है। दरअसल गोवा में भारतीय नौसेना के जहाज और मछली पकड़ने वाले एक जहाज में टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे के दौरान मछली पकड़ने वाले जहाज पर 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। हादसे के बाद तत्काल भारतीय नौसेना की टीम ने मोर्चा संभालते हुए 11 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया, मगर इस हादसे में 2 क्रू मेंबर्स लापता बताए जा रहे हैं। इन क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए तेजी से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नौसेना की अलग अलग टीमों को समुद्र में तैनात कर दिया गया है। गोवा तट और अन्य तटों के आसपास भी निगरानी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा 21 नवंबर की शाम को हुआ। गोवा तट से 70 समुद्री मील दूर उत्तर पश्चिम में समुद्र में भारतीय नौसेना के जहाज और मार्थोमा नामक मछली पकड़ने वाले जहाज में टक्कर हुई। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद मछली पकड़ने वाले जहाज में सवार 13 क्रू मेंबर्स समुद्र में जा गिरे। नौसेना की ओर से मछली पकड़ने वाले जहाज के 2 कर्मियों की खोज और बचाव के लिए कवायद तेज कर दी गई है। जानकारी मिली है कि नौसेना द्वारा मुंबई की नौसेना टीम के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की और वो जो जहाज जो टकराया है उसको लेकर। चलिए, आज समय इतनी अनुमति देता है और ये तस्वीर भी आपने देखी। हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ थे। कर्नल शिवदान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी समय अनुमति देता है दर्शकों आपसे संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे होंगे, और कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार चुनाव का मामला है और चुनाव में क्या कुछ खास है वो आपको बताएंगे अगले कार्यक्रम में, सत्ता के महासंग्राम में। आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।